तो इस क्लास में हम लोग प्रीलिम्स डोजियर करेंगे और आज देखेंगे हम लोग जो यूपीएससी में 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था सेट ए में, उसका 4 क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन होगा वो सब प्रेजेंट एमसीक्यू पे बेस्ड होगा। तो देखते हैं फर्स्ट वन, यहाँ पे देख सकते हो कि विथ रेफरेंस टू ड्यूटी स्पीकर ऑफ लोक सभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यदि मान लो कि इसमें तुमको कोई दिक्कत हो रहा है कि चलो ये समझ में नहीं आया तो इसको होल्ड करो, इस ऑप्शन को रखो अभी। दूसरा ऑप्शन देखो, there is a mandatory provision that the election of a candidate as a deputy speaker of Lok Sabha shall be फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। देखो कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कन्वेंशन है, केवल एक कन्वेंशन। और ड्यूटी स्पीकर तो जानते हो कि जून 2019 के बाद से लेकर अभी तक कोई ड्यूटी स्पीकर तो आया नहीं कंट्री में, समझ गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि ड्यूटी स्पीकर अभी तक नहीं है भारत में सिंस फ्रॉम दिसंबर जून 2019। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, समझ गए। तो ये 2 गलत हो गया। अच्छा 2 जब गलत हुआ तो नीचे ऑप्शन देख सकते हो कि बी भी कटा और डी भी कटा। तो अब क्लोज फाइट है ए और सी के बीच में। तो 3 पढ़ते हैं, 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ड्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सीटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं है। जब उसके एब्सेंस में ड्यूटी स्पीकर बैठे स्पीकर के पद पे तो वो भी स्पीकर ही है और उनको भी उतना ही प्रिविलेज मिलेगा जितना स्पीकर को मिलता है। तो ये तो देखो कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी इसको करेक्ट कर देगा, समझ गए। एंड 4th वन देखते हैं स्टूडेंट्स, द वेल एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ड्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। तो 4 कट गया ना, पहले से ही तुम्हारा ऑप्शन, हाँ पहले से ऑप्शन हम लोग कौन सा काटे, बी काट दिए थे और डी काट दिए थे। 4 कट गया ना, हाँ क्या हो गया आंसर इसका, हाँ इसका ए आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट था और तुम्हारा 3 वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट था। आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, 1 और 3 ओनली। दूसरा देखते हैं। अच्छा इस तरह का चीज़ यूपीएससी पूछता है, यदि मान लो कि कोई वेल फ्लेज लेक था पहले और उसमें क्लाइमेट चेंज के वजह से या फिर अन्य कोई रीजन के वजह से यदि वो लेक छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, यदि अरल सी के बारे में बात करते हैं, अरल सी जो कि सेंट्रल एशिया में पाया जाता है और पहले कंपेयर में वो लगभग 90% छोटा हो चुका है। उसी तरह अफ्रीका का देखोगे तो चार्ड लेक जो 4 कंट्री से घिरा हुआ है, तो वो भी श्रिंक हो रहा है रिसेंट टाइम में, तो वो भी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। मैं यूपीएससी ने पूछा क्या, यहाँ पे यूपीएससी ने जो पूछा है देख सकते हो। अच्छा वो हम शायद सेकंड के लिए बता दिए। अच्छा हम 23 का एक्सप्लेन कर रहे थे, देखो तो ज़रा, हाँ 23 का हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। यानी कि कौन सा लेक है वेस्ट अफ्रीका का जो ड्राई हो गया और डेजर्ट बन गया। बड़ी बात है ना कि लेक क्या हुआ, ड्राई हो गया और डेजर्ट बन गया, ठीक है। और न्यूज़ में था, ये हो जाएगा बी फॉर बॉल, लेग है ना, फगुबिनी, ठीक है। तो ये है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका में यदि कोई घटना होता है तो हमारे यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि अफ्रीका अभी रिसेंट टाइम में देखोगे 2, 3, 4 ईयर्स में ना अफ्रीका में जो भी घटना हो रहा है वो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो बैक चलते हैं फिर से हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं 21 क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक, हाँ सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा समझ के क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसके वजह से मीथेन एमिशन और नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन हो रहा है, दोनों ही हो रहा है एमिशन। तो देखो इसका क्लियर कट आंसर है राइस है वो, क्योंकि राइस देखो वो थ्रू आउट क्या है कि वेट कंडीशन में रहता है, वाटर लॉगिंग सिचुएशन में रहता है। जब वाटर लॉगिंग सिचुएशन में रहेगा तो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया वो थ्राइव करेगा और उसे मीथेन क्रिएट होता है।
तो मेथोजेनिक बैक्टीरिया है वो, उससे मीथेन क्रिएट होगा, तो मीथेन सही है। और यदि आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, जैसे मान लो कि इंडिया में जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है यूरिया यूज़ किया जाता है, और यूरिया में नाइट्रोजन का एफिशिएंसी क्या है 46% कंटेंट है। और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया का जो सोयल है वो नाइट्रोजन लेने का कैपेसिटी मात्र 30 से लेकर 35% है। तो कहने का मतलब 30-35% छोड़ के बाकी कहोगे तो या तो कुछ चला जा रहा है नीचे नाइट्रेट्स पोल्यूशन में, और कुछ तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ऊपर चला जा रहा है। और हम जानते हैं कि राइस में बहुत ज़्यादा ही यूरिया फर्टिलाइजर सब यूज़ किया जाता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका, राइस हो जाएगा, बी फॉर बॉल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से फ्रेम किया गया है कि आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, पॉल्यूशन का भी, क्रॉप्स का भी, फर्टिलाइजर का भी, बहुत अच्छे से। यानी कि एक क्वेश्चन से हॉलिस्टिक चेक कर रहा है ये, और इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं श्री कल्टीवेशन, देखो राइस को लेके फिर पूछ लिया है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रेजेंट इस प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन। अब देखो पहले तो इसको समझना होगा, नॉर्मली जो इंडिया में जो राइस कल्टीवेशन होता है नॉर्मली क्या है, वेटिंग कंडीशन में, वाटर लॉगिंग कंडीशन में, जिसकी वजह से मेथोजेनिक बैक्टीरिया थ्राइव करता है और मीथेन निकलता है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या था कि अल्टरनेट आप क्या करो, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग करो, मतलब कुछ समय तक रहेगा वो ड्राई कंडीशन में, फिर वेट कंडीशन में रहेगा, ऐसा कुछ। बट उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपका जो सैपलिंग्स, इसको बोलते हैं श्री कल्टीवेशन, सैपलिंग जो है छोटे छोटे जो नर्सरी है उसको लगभग 7 और 8 दिन तक या 7 से लेकर 10 दिन तक उसको दूसरी जगह पे क्रिएट किए, और उसको ला के फिर हम क्या किए, सोइल में लगा दिए। ऐसे फ़ायदा बहुत होता है, समझे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सीड रिक्वायरमेंट कम होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सीड रिक्वायरमेंट कम होगा। इससे क्या होगा, मीथेन प्रोडक्शन भी कम होगा, क्योंकि वो थ्रू आउट द एयर या थ्रू आउट द सीजन वो वाटर लॉगिंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि फिर वेट के बाद ड्राई भी आ रहा है। जब ड्राई वाला कंडीशन आएगा तो मीथेन उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और थर्ड भी देखो, यूपीएससी ने कितना सुंदर पूछा है, कितना सुंदर पूछा और कहाँ से कनेक्ट किया है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम होगा। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जब वाटर का रिक्वायरमेंट कम होगा, और वाटर जानते हो ना, वाटर को निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। अंडरग्राउंड नीचे से निकालने के लिए, पंप से निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है ना, और यहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं है श्री कल्टीवेशन में। तो जब वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट भी कम हो गया, तो इसलिए आंसर ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि डी फॉर डॉग। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखते हो यूपीएससी जो क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, तो एक क्वेश्चन में कितना कॉन्सेप्ट पूछना चाहती है आपसे और कितना समझ होना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, 23 के बारे में बता चुका हूँ, बिफोर बॉल हो जाएगा। अब देखते हैं प्रेजेंट एमसीक्यू बेस्ट। हाँ, अभी का जो करंट अफेयर्स बेस्ड जो प्रेजेंट एमसीक्यू उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 देखते हैं, ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क आरबीआई का सबसे पहले बनाया गया था शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। अब ये इस चीज़ को एक्सटेंड किया गया है वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो पीसीए में क्या होता है, थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड 3, ठीक है, तीन थ्रेशोल्ड होता है। तो अभी तक क्या है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के ऊपर लग रहा था, और उसमें 3 पैरामीटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर है। 3 पैरामीटर क्या है बैंक के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि बैंक का अपना पैसा कितना है बैंक में, अपना पैसा, एसेट क्वालिटी, यानी कि बैंक का एनपीएस कितना है, दैट इज एसेट क्वालिटी, और जो थर्ड का लीवरेज है, लीवरेज मतलब उसका वो कितना अपना पैसा चुका सकता है, समझे। यानी कि जहाँ से भी कर्ज लिया है तो वो चुकाने के एबिलिटी में है कि नहीं, उसी को लीवरेज कहते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे समझो ये 3 कंडीशन है, और ये 3 पैरामीटर के बेसिस पे थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड 3 रहता है। अब यही मैकेनिज्म वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी लागू हुआ। अच्छा, यदि भारत में हम देखेंगे बच्चे लोग, भारत में देखेंगे तो टोटल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितना है, वही 1300 से लेकर 1500 के आसपास है, और 1300 से लेकर 1500 के अराउंड है, और उसमें से 500 वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे ये फ्रेमवर्क लगाया जाएगा। नॉर्मली इससे पहले एक दूसरा फ्रेमवर्क था, समझे। इससे पहले दूसरा फ्रेमवर्क क्या था तुम्हारा, एडवाइजरी फ्रेमवर्क, स्पेशल एडवाइजरी फ्रेमवर्क, ऐसे ही कुछ फ्रेमवर्क था। उसमें क्या था कि
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को खुद ही इंटरनल असेस करना था और उसके बाद फिर आरबीआई आता चेक करने के लिए। तो पहले तो इंटरनल मैनेजमेंट ही फीडबैक लेगा अपना, और उसके बाद यदि नहीं हुआ तो फिर आरबीआई आएगा। मैं क्या लगा कि ये जो एडवाइजरी जो प्रोसीजर था वो ठीक नहीं है, इसलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर अभी रिसेंट टाइम में पीसीए फ्रेमवर्क भी लगा दिया गया। समझ गए? तो पहला स्टेटमेंट सही है। मैं जो दूसरा स्टेटमेंट है बढ़िया समझो। दूसरे स्टेटमेंट में क्या है कि ये जो 3 पैरामीटर्स है पीसीए का, दोनों का सेम नहीं है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसके ऊपर लगाया गया, तीनों पैरामीटर सेम नहीं है। ये जो दिया गया ऑप्शन में कैपिटल एडुकेसी रेशियो, एसेट क्वालिटी और लिवरेज, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है। ये किसके लिए? शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। बट जो अभी वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होगा उसके लिए जो 3 पैरामीटर है, तो 3 पैरामीटर, ये 2 पैरामीटर सेम है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो उसके लिए भी होगा, यानी कि वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी होगा, एसेट क्वालिटी वीक कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी होगा। बट थर्ड जो पैरामीटर होगा वो अलग होगा, और थर्ड पैरामीटर क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी होगा। राइट डाउन, प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा यहाँ, क्योंकि स्टेटमेंट 2 गलत दिया गया है। समझ गए? चलो आगे देखते, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये जो वोडाफोन आइडिया का अभी जो रिसेंट टाइम में हुआ है हैपनिंग्स, उसी से संबंधित है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, यानी कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है यूपीएससी का। स्टेटमेंट 1 देखो, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन एज्यूम स्टेक और इक्विटी इन प्राइवेट इंडियन कंपनीज। हाँ, ऐसा होता है, और रिसेंट टाइम में हमें आइडिया और वोडाफोन का दिखा है। जो वोडाफोन और आइडिया जो कंपनी है, दोनों मर्ज जो हुआ है, बहुत कर्ज में है ना, लगभग 1.7 लाख करोड़ के कर्ज में है वो, और इसी की वजह से सरकार ने अपना स्टेक बढ़ा दिया था 22% तक, और अभी रिसेंट टाइम में सरकार ने क्या किया? 22% से लेकर तुम्हारा 44% बढ़ा दिया है। ये बड़ी बात है। तो ऐसा कभी कभी सरकार करती है, और सरकार ने क्यों किया इस केस में? ताकि डुओपोली ना रहे टेलीकॉम सेक्टर में। और ये इसलिए भी करती है सरकार ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर आ सके। मगर जो अभी का जो वातावरण है, अभी का जो कंडीशन है, उसमें क्रिटिक्स कहते हैं कि ये दिक्कत है, क्योंकि जो वोडाफोन और आइडिया का जो प्रमोटर है वो खुद सीरियस नहीं है इस इशू को लेकर। मगर जो ये किया गया है इसी इंटेंशन से किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को वो पूल करे। समझे? तो नंबर 2 स्टेटमेंट भी करेक्टिव दिया गया है। द गवर्नमेंट स्टेक इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर देयर बाय गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर टर्न अराउंड द कंपनी, ताकि कंपनी का हेल्थ बेटर हो सके। मगर अभी जो वोडाफोन और आइडिया में जो लगभग 22% से लगभग 44-45% जो बढ़ाया है शेयर, उसे शायद ये ना हो। मैं ये इसलिए किया जाता है ताकि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर सब आ सके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बारकोड और क्यूआर कोड। देखो बहुत ही फैमिलियर हो, क्यूआर कोड तो सबको पता है, सभी बच्चे लोग यूपीआई पेमेंट करते हो, है ना, बहुत नॉर्मल चीज़ हो गया। अच्छा, ये जो क्यूआर कोड है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? जापान में स्टार्ट हुआ था 1990s में। बताओ, 1990s में वो स्टार्ट हो गया था क्यूआर कोड, और अभी तो क्यूआर कोड लगभग सब कोई जानता है। इंडिया में तो लगभग सब कोई जानता है, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के बेस से। अच्छा, इसमें खास बात देखो, और बार कोड क्या है? जैसे बार कोड को समझना होगा तो यदि कॉपी जो खरीदते हो उसके देखोगे लास्ट में ना बार कोड रहता है, ठीक है, हाँ, लाइकवाइज रहता है। बार कोड में लिमिटेशन क्या है कि उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा, और दूसरी बात क्या है कि उसको यदि स्कैन करना है तो एक पोजीशन से ही स्कैन कर सकते हो, यानी कि आपका पोजीशन बहुत सही रहना चाहिए उसको स्कैन करने के लिए, और उसमें क्या है? लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। बट क्यूआर कोड के साथ ऐसा नहीं है। क्यूआर कोड चूंकि स्क्वायर में है, आप किसी भी डायरेक्शन से आप उसको स्कैन कर सकते हो। जैसे जाते हो कुछ खाने के लिए, कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए, देखते हो ना कि किसी भी डायरेक्शन में क्यूआर कोड ले लेता है, स्कैन कर लेता है। तो पहला स्टेटमेंट देखो कि बार कोड कैन होल्ड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। सही बात है, वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, जबकि क्यूआर कोड बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है, क्योंकि उसका जो क्यूआर कोड का जो स्क्वायर है, ठीक है, और उसके अंदर जो बहुत सारा चीज़ देखते हो जो स्क्वायर बना रहता है, वो बहुत इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, बार कोड जो स्कैन होगा वो स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही हो सकता है, जबकि क्यूआर कोड किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। बट दैट डजंट मीन कि क्यूआर कोड और बार कोड हैकिंग नहीं हो सकता, वो हैकिंग हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो नंबर 3 स्टेटमेंट गलत हुआ, आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। हैकिंग हो सकता है, हुआ भी है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंग्रोव से संबंधित क्वेश्चन है, समझे? अच्छा, मैंग्रोव क्या है कि वो वाटर लॉक्ड सोइल में रहना सीख लिया है, समझे? हाई सैलिनिटी के साथ वो रहना सीख लिया,
और जो फ्रीक्वेंट टाइडल सर्ज होता है, यानी कि इधर से रिवर से तुम्हारा वाटर आएगा, फ्रेश वाटर आएगा, और इधर ओशन से, सी बॉडी से सल्टी वाटर आएगा, तो ये मिक्स होता है और वहाँ पे अच्छे सर्वाइव कर लेता है। ये तुम्हारा नंबर 1 स्टेटमेंट बोला गया है। टाइडल सर्ज यदि आ रहा है तो इनफैक्ट ये प्रोटेक्शन दे रहा है मैंग्रोव्स, ये टाइडल वाला जो कोस्ट, यानी कोस्ट जो कोस्टल एरिया उसको बचा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा बच्चे लोग, बंगाल देखो, इंडिया में सबसे अधिक मैंग्रोव्स कहीं पे पाया जाता है तो वो बंगाली है, सुंदरबनी है। 42%, भारत में यदि 100 यूनिट मैंग्रोव्स पाया जा रहा है तो 42% सुंदरबन में है, यानी कि बंगाल में है। और उसके बाद जो सेकंड रैंक पे आता है वो है तुम्हारा गुजरात। गुजरात में लगभग 22% है। कितना है? 22% है। और थर्ड में आता है वो है तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार। तो पोजीशन लिख लोगे बच्चे लोग कि जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वो 40 से लेकर 45%, एक रेंज ले लो। गुजरात जो है 20 से 25%, और जो नीचे वाला जो है अंडमान निकोबार वो 10 से लेकर 12% है। समझ गए? देखो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया ना नंबर 2 कि वेस्ट बंगाल अकाउंट्स फॉर अराउंड 2/5 ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। नो, वो तो बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा है वो। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार दिया जा रहा है तो अंडमान निकोबार नहीं होगा, गुजरात होगा, तो स्टेटमेंट गलत हो गया अपने आप में। हाँ, ये बात सही है कि अभी जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ है रिसेंट टाइम में, इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि मैंग्रोव कवर जो है प्रीवियस डिकेड से इस डिकेड में 8% बढ़ा है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और यदि मैं दोनों डिकेड का बात करूँ, यदि मैं 2 डिकेड जो अभी कंसेक्यूटिव डिकेड्स गया है, यानी कि मैं 2000 से बात करूं और अभी तक, तो दोनों डिकेड्स का देखोगे पहले कंपेयर में तो वो 11-12% से बढ़ा है। तो मैंग्रोव कल्टीवेशन हो रहा है हमारे कंट्री में, और उसके लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम भी आया था मिस्टी। तो अच्छा काम हो रहा है मैंग्रोव्स रिस्टोरेशन में। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, सी फॉर कैट। आगे देखते हैं हम लोग, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रीन क्लाइमेट फंड enhancing coastal resilience of Indian coastal community is the project under the implementation in collaboration with the Green Climate Fund and UNEP। इस स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है क्योंकि UNEP नहीं होगा, UNDP होगा। करेक्ट करो, वो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, UNDP होगा। समझ गए? तो ये क्या था कि अभी रिसेंट टाइम में आया था, 2018-19 में आया था। रिसेंट टाइम का ही घटना ही है। 19 में आया था, मेरे हिसाब से 19 में आया था, और ये 27 तक इसका प्लान है, 19 से लेकर 27 तक प्लान है। इसमें क्या करना है कि जितने भी इंडियन कोस्टल कम्युनिटी है, और उसमें देखो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसमें एक मैंग्रोव्स का भी इसमें एक एलिमेंट है कि मैंग्रोव्स को ही बचाना है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें मैंग्रोव्स का ही प्रोटेक्शन का बात है। ऑल टुगेदर मैंग्रोव्स नहीं, मैंग्रोव्स भी एक एलिमेंट है इसका। समझे? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? UNDP हो जाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अंडर द एबव प्रोजेक्ट ऑल द कोस्टल, सब कोस्टल स्टेट नहीं बच्चे लोग, सब कोस्टल स्टेट नहीं। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें 3 कोस्टल स्टेट्स को चुना गया। आंध्र प्रदेश को चुना गया, और एक गुजरात को चुना गया, एक आंध्र प्रदेश को चुना गया, और एक महाराष्ट्र को चुना गया, और एक और स्टेट है। 3 कोस्टल स्टेट को चुना गया मैंग्रोव्स प्रोटेक्शन के लिए। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। समझे? तो फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। एंड थर्ड देखो, ये तो इंपॉर्टेंट है, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के हिसाब से देखोगे तो यस, मैंग्रोव्स को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में घोषित किया गया है। करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए फॉर एप्पल, ओनली 1। समझ गए ना? हाँ, यहाँ पे देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CBG compressed biogas can be directly integrated into CNG नेटवर्क। एक बात करेक्ट, जो CBG है उसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो CNG में भी और PNG नेटवर्क में भी, पाइप नेचुरल गैस में भी, दोनों में ही कर सकते हो। तो स्टेटमेंट करेक्ट है ये। CBG जो है, अच्छा इसके लिए एक मिशन आया था ना, सतत प्रोग्राम। हाँ, सतत प्रोग्राम। दूसरा देखो, CBG प्राइमरी कंस्टिट्यूट मोर देन 90% मीथेन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। CBG क्या है कि 90% से अधिक उसमें मीथेन ही रहता है। अब देखो बच्चे लोग, CBG प्रोजेक्ट खोलने के लिए, अच्छा मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, रिसेंट टाइम का ही घटना है। रिलायंस, हाँ, जो कि जानते हो कि अंबानी का है, रिलायंस ने अभी आंध्र प्रदेश के साथ वो किया है, साइन किया है कह सकते हो प्रोजेक्ट को लेके, कि वो लगभग 65,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है CBG प्रोजेक्ट्स में आंध्र प्रदेश में। हाँ समझे, 65,000 करोड़ का लगभग ये राशि है। इतना ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है रिलायंस।
यहाँ पे देखो सीबीजी प्रोजेक्ट्स आर नोटिफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन, सही बात है। यानी कि बैंक में जाओगे पैसा लेने के लिए और कहोगे कि मेरा सीबी प्रोजेक्ट है, हमको कंप्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो भी तुमको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के हिसाब से पैसा देगा, यानी कि इंटरेस्ट कम होगा उसमें। एंड लास्ट वन देखो, ये भी कितना खास चीज़ है कि बायो मैन्योर जो प्रोड्यूस होता है सीबीजी जो प्रोड्यूस होता है वो भी तुम्हारा फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट, डिफर्ड ऑल 4। आगे देखते हैं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है जो रिसेंट टाइम में जो बना हुआ है। जैसे ट्राइक्लोसन, अच्छा ट्राइक्लोसन क्या है कि नॉर्मली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है, और अब इसका क्या है मात्रा कम हो रहा है। पहले कंज्यूमर गुड्स में बहुत पाया जाता था, बट जैसे ही पता चला कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल एजेंट है, ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अभी के टाइम में क्या है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इसका मात्रा घट रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ट्राइक्लोसन जो क्या है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट है जो कि कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये। दूसरा देखो ट्राइक्लोजोल, ये फंगिसाइड्स है बिल्कुल, ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है ताकि राइस में ना, पैडी फील्ड में जो पेस्ट अटैक होता है, राइस ब्लास्ट, वो ना हो सके। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा ग्लाइफोसेट क्या वीडिसाइड है, इसका यूज़ करते एसटी बीटी कॉटन के लिए ही, बीटी कॉटन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। देखो बीटी कॉटन में प्रॉब्लम क्या है कि यदि आप वीडिसाइड ग्लाइफोसेट यूज़ कर रहे हो तो बीटी कॉटन को भी प्रभावित करेगा। एसटी बीटी कॉटन क्या है कि बीटी कॉटन में भी एक अलग से जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, एसटी वाला जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो ग्लाइफोसेट वीडिसाइड को झेल सके। और इंडिया में एसटी बीटी कॉटन इलीगल है, मगर उसके बावजूद भी लगभग इंडिया में 10 से लेकर 15% जो लैंड है वो एसटी बीटी कॉटन के अंदर ही कल्टीवेशन होता है। यानी कि एसटी बीटी कॉटन जो है तुम्हारा लगभग 10 से लेकर 15% एरिया को ऑक्युपाई किया हुआ है, क्रॉप कल्टीवेशन में बता रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। 4 देखते हैं, 4 भी देखो रिसेंट टाइम में आया है। पैराबेन्स, ये क्या है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो कि कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या हो, कंट्रोल हो, प्रिवेंट हो। पैराबेन्स को यूज़ किया गया था ना जी उसमें भी, और रेसिड्यू कुछ ज़्यादा ही पाया गया था, एमडीएस सब में कुछ था इस तरह का न्यूज़। तो ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या हो जाएगा ऑल 4। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, माइक्रोबीड्स के बारे में पूछा गया है। बिल्कुल वो स्फेरिकल प्लास्टिक पार्टिकल्स है जो कि बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, बट जो साइज है ना वो 5 मिलीमीटर से छोटा साइज होता है। ये 100 नैनोमीटर, ये गलत स्टेटमेंट दिया गया तो उसको ठीक कर लेना है। 5 मिलीमीटर से छोटा साइज होता है। अच्छा ये जो पार्टिकल्स है इतना छोटा है कि जो नॉर्मल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसे एस्केप हो जाता है और ये वाटर बॉडी में चला जाता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इंडिया में अभी तक तो माइक्रोबीड्स के लिए कोई रेगुलेशन आया नहीं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अब देखोगे तो वहाँ पे वेल लेट डाउन प्रोसीजर है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 1 गलत हो गया, 2 और 3 करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉल। दैट्स इट, कंप्लीटेड।